नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2020 के जनवरी से लेकर जून तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो बिना देर के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेतों में किसानों के साथ दुर्घटना होने पर उनके परिवार को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए किस योजना को लागू करने की घोषणा की है। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत राज्य में किसानों के उन परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी जिनकी खेती में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या फिर जो विकलांग हो जाते हैं। ठीक है, इस योजना के तहत दूसरे के खेतों में काम करने वाले और फसल काटने के बाद फसल को साझा करने वाले बटाईदारों को भी शामिल किया गया है। इस योजना में किसानों और उनके परिवारों के 18 से 70 वर्ष की आयु के सदस्यों को कवर किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यूपी सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना को भी लागू करने का निर्णय लिया। ठीक है, और इस जो यानी कि मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना है, इसके अंतर्गत 50 लाख रुपए के शेष यानी कि कोष से 50 लाख रुपए के कोष से राज्य की प्रत्येक विधानसभा में एक पर्यटन स्थल विकसित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान सीएम हैं यानी चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, किस संस्था ने उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को प्रभावी संचार और भीड़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण देने की समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि IIM। IIM का मतलब होता है भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, क्या होगा? भारतीय प्रबंधन संस्थान। ठीक है, और ये कहाँ पे है? ये है इंदौर में, इंदौर। ठीक, भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM इंदौर ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौते ज्ञापन के तहत IIM इंदौर उत्तर प्रदेश पुलिस कर्मियों को प्रभावी संचार और भीड़ प्रबंधन पर प्रशिक्षण देगा। प्रशिक्षण उन परिस्थितियों में सहायक होगा जहां पुलिस बल को भीड़ नियंत्रित करने और संभालने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। ठीक है, और जिसे प्रभावी संचार की मदद से नियंत्रित किया जा सकता है, जिससे किसी भी तरह की हिंसा या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचा सकता है। ठीक है, समझौते के अनुसार पुलिस कर्मियों को डेटा विश्लेषण, यातायात प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया प्रबंधन के इस्तेमाल का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ठीक है, यूपी की बात आई तो यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, विशाल रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आरंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 11वां। ठीक है, द्विवार्षिक आयोजित की जाने वाली विशाल रक्षा प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2020 का 11वां संस्करण उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 5 फरवरी से आरंभ किया गया। ठीक है, और डेक्सपो इंडिया 2020 यानी 2020 का मुख्य विषय रहा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, यानी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। ठीक है, यानी कि डेफ एक्सपो इंडिया 2020 का मुख्य विषय रहा इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि भारत उभरता हुआ रक्षा निर्माण केंद्र। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड यानी कि HAL। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर लखनऊ
डेफ एक्सपो 2020 प्रदर्शनी में प्रमुख भूमिका निभा रहा है और इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है रक्षा क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को एक स्थान पर लाना और सरकार, निजी निर्माताओं तथा स्टार्टअप को अनगिनत अवसर प्रदान करना। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने रोजगार की संभावनाओं को उज्ज्वल करने के लिए राज्य के 10वीं 12वीं और स्नातक छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार की संभावनाओं को उज्ज्वल करने के लिए राज्य के 10वीं 12वीं और स्नातक छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप योजना की घोषणा की है। योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में, कहाँ पे? गोरखपुर में श्रम और रोजगार विभाग द्वारा आयोजित एक जॉब फेयर को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस साल इंटर्नशिप योजना लाएगी और योजना के तहत इन छात्रों को विभिन्न तकनीकी संस्थानों और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, और 6 महीने या 1 वर्ष की अवधि के इंटर्नशिप के दौरान प्रत्येक भाग लेने वाले युवाओं को हर महीने 2,500 रुपये वेतन के रूप में दिए जाएंगे। इसमें से 1,500 रुपये यानी कि 1,500 रुपये जो होंगे वो केंद्र सरकार द्वारा और 1,000 रुपये जो होगा वो राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश जो है वह भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी दी? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने भूजल अधिनियम 2020 को अपनी स्वीकृति दी। ठीक है, भूजल अधिनियम 2020 को मंजूरी राज्य में गिरते भूजल स्तर को सुधारने के उद्देश्य से दी गई। ठीक है, और भूजल अधिनियम 2020 जो है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके लागू होने के बाद क्या होगा? तो इसके लागू होने के बाद जैसे कि इसको लागू करने के लिए चाहिए हमको कि पंजीकरण कराने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। ठीक है, और सबमर्सिबल पंप लगाने से पहले पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। तीसरा है घरेलू उपयोगकर्ताओं और किसानों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। चौथा है सभी निजी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा। और पांचवा है बेरिंग कंपनियों के लिए पंजीकरण के साथ हर 3 महीने में नई जानकारी देना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगर ये जो नियम बनाए गए हैं इस अधिनियम के तहत, ठीक है, अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सज़ा और जुर्माना भी है। ठीक है, उसका जो सज़ा और जुर्माना है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि उसमें जो पहला पॉइंट होगा यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति पहली बार भूजल स्तर को प्रदूषित करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 महीने या 1 साल तक की सज़ा के साथ 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। और दूसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार पकड़ा जाता है तो उसे 2 से लेके 5 साल तक की सज़ा के साथ 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई व्यक्ति अगर तीसरी बार पकड़ा जाता है तो उस व्यक्ति को 5 साल से 7 साल तक की सज़ा के साथ 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक के जुर्माना देना होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आए तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, ऑपरेशन नाकेल है। तो ऑपरेशन नाकेल है एक तरह का ऑटो रिक्शा चालकों के लिए। ठीक है, ऑपरेशन नाकेल है ऑटो रिक्शा चालकों के लिए। इसे जो है गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन नाकेल लॉन्च किया और जिसके तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान सत्यापित की जाएगी और उन्हें 4 अंकों का एक यूनिक नंबर, ठीक है, कितने अंकों का? 4 अंकों का एक यूनिक नंबर बांटा जाएगा या वितरित किया जाएगा
और वाहन चालकों को ऑटो रिक्शा के सामने बाएं, दाएं और पीछे के हिस्से पर यूनिक नंबर प्रिंट करवाना होगा। और यदि कोई उत्पीड़न का सामना करता है तो ग्राहक नंबर का उपयोग करके शिकायत दर्ज कर सकता है। ठीक है, अब ये न्यूज़ जो है यूपी की है, तो यानी कि उत्तर प्रदेश की है। तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राजधानी है लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट, सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी काशी एक रूप अनेक का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में आयोजित सांस्कृतिक कला और हस्तशिल्प प्रदर्शनी काशी एक रूप अनेक का उद्घाटन किया। काशी एक रूप अनेक प्रदर्शनी में समूचे यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश के 10,000 कितने 10,000 से अधिक कारीगरों के साजो सामानों को प्रदर्शित किया गया। ठीक है, इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ठीक है, लॉन्च की गई, जिसमें हर जिले के एक शिल्प को चिन्हित किया गया। राज्य सरकार ने कच्चे माल भंडार, परीक्षण प्रयोगशालाओं, सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना की है और कारीगरों और बुनकरों की पहुंच सीधे बाजार तक करने की भी सुविधा की है। ठीक है, जिनसे उनकी आय में सुधार करने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि वाराणसी में। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की 50 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं में वाराणसी में 430 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल, जिसमें 74 बेड वाला मनोरोगी अस्पताल और काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक अनुसंधान केंद्र का निर्माण शामिल है। ठीक है, साथ ही PM मोदी शहर में चौक घाट, लेहर तारा ओवरब्रिज का भी उद्घाटन किया, जो रेलवे स्टेशन के पास यातायात को आसान बनाएगा। ठीक है, अगर हम इसके अलावा ही बात करें तो इसके अलावा जो है PM मोदी ने वाराणसी में ही उज्जैन और ओंकारेश्वर को जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। ठीक है, और दीनदयाल उपाध्याय स्मारक राष्ट्र को समर्पित किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने चंदौली जिले के पांडव क्षेत्र में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 63 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। यह प्रतिमा पंडित दीनदयाल की देश में बनी सबसे बड़ी प्रतिमा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए। तो राम मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, महंत नृत्य गोपाल दास को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, वहीं चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव होंगे। कौन? ये महंत नृत्य गोपाल दास जो है चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव होंगे। यह निर्णय जो है नई दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली या नई दिल्ली में अयोध्या में बनाए जाने वाले भव्य राम मंदिर की देखरेख के लिए आयोजित की गई राम मंदिर ट्रस्ट की पहली बैठक में लिए गए हैं। ठीक है, साथ ही बैठक में यह भी तय किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो मंदिर निर्माण के बारे में निर्णय लेने वाली समिति की अध्यक्षता करेंगे। ठीक है,
और स्वामी गोविंद देव गिरिजा महाराज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष होंगे। ठीक है, यानी कि नृपेंद्र मिश्रा जो हैं वो स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष भी होंगे। ठीक है, दिल्ली की चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म वी शंकर अय्यर एंड कंपनी ट्रस्ट के खातों की देखरेख करेगी। और उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं अवनीश अवस्थी। ठीक है, कौन? अवनीश अवस्थी। और अयोध्या के जिला मजिस्ट्रेट अनुज झा ट्रस्ट में राज्य के प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक में खाता, यानी कि जिसमें अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि मंदिर निर्माण के लिए धन जनता के दान या सदस्यता के जरिए आएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी स्पष्ट नहीं किया गया कि मंदिर निर्माण के लिए धन जो है वो जनता के दान या सदस्यता के जरिए आएगा। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक में खाता ट्रस्ट के नाम से अयोध्या की शाखा में खोला जाएगा। और स्वामी गोविंद देव गिरिजी महाराज, श्री राय या डॉक्टर अनिल मिश्रा, तीनों में से जो नाम हमने बताया उसमें से 2 के हस्ताक्षर खाते को संचालित करने के लिए जरूरी होंगे। ठीक है, यूपी के वर्तमान सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में 3 ज्योतिर्लिंगों ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, काशी विश्वनाथ को जोड़ने के लिए विशेष प्राइवेट ट्रेन की शुरुआत की गई, उसका नाम है, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि काशी महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, ये जो है IRCTC की तीसरी प्राइवेट ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस जो है वो शुरू किया गया। ये रेल सेवा 3 ज्योतिर्लिंगों इंदौर के समीप ओंकारेश्वर और उज्जैन के महाकालेश्वर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी। यह IRCTC की जो है रात्रि में चलने वाली पहली रेलगाड़ी होगी। ठीक है, IRCTC की यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, IRCTC की रात्रि में चलने वाली पहली रेलगाड़ी का नाम, तो उसका नाम होगा काशी महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, यह ट्रेन लखनऊ से होकर वाराणसी और इंदौर के बीच 1131 किलोमीटर और प्रयागराज से होकर वाराणसी और इंदौर के बीच 1102 किलोमीटर की दूरी लगभग 19 घंटे में तय करेगी। ठीक है, मधुर भक्ति संगीत, प्रत्येक कोच में 2 सुरक्षा गार्ड और केवल शाकाहारी भोजन इस थर्ड AC रेलगाड़ी की विशेषता है। यानी कि कहने का मतलब है कि हर एक कोच में मधुर भक्ति संगीत बजेगी और प्रत्येक कोच में 2 सुरक्षा गार्ड भी होंगे और केवल इस ट्रेन में केवल शाकाहारी भोजन ही वितरित किया जाएगा। ठीक है, यह रेलगाड़ी जो है सप्ताह में 3 बार वाराणसी और इंदौर के बीच चलेगी। ठीक है, IRCTC की बात करें अगर, तो IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं अश्विनी श्रीवास्तव और IRCTC का मुख्यालय है न्यू दिल्ली और केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदल कर रखा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा C, यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और मंत्रिमंडल ने विश्वविद्यालय का नाम बदलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय करने का निर्णय लिया। ठीक है, और इसके लिए जो है राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, कौन सा अधिनियम? राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक है, एक बार और बता देते हैं कि राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में संशोधन किया जाएगा इसके लिए। ठीक है, कैबिनेट के अनुसार यह निर्णय इस विश्वास पर आधारित है कि अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं के अलावा फ्रांसीसी हो गया, जर्मन हो गया और जापानी, ठीक है, इनमें रोजगार और ज्ञान के विकास की आवश्यकता होगी। ठीक है,
अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में कितने करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 2821 करोड़ रुपए का। ठीक है, कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 मार्च 2020 को गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में लगभग 2821 करोड़ रुपए की 23 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन 23 परियोजनाओं में से कुल 1452 करोड़ रुपए की लागत वाली 13 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जबकि 1369 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। ठीक है, इसमें से 500 करोड़ रुपए से 7000 वाहनों वाली भारत की सबसे बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग की स्थापना की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए कितनी योजनाएं शुरू की? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 3। ठीक है, कौन कौन सा? कौशल सतत, पहला हम बता देते हैं, नाम लिख देते हैं, कौशल सतरंग योजना, और दूसरा है युवा हब योजना, और तीसरा है मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। ठीक है, तो इनके बारे में हम अच्छे से जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए 3 महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। 3 योजनाएं जो है लखनऊ में कौशल सतरंग पहला हो गया, दूसरा युवा हब हो गया, और तीसरा शिक्षुति योजना, यानी कि जो हमने बताया आपको मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। ठीक है, को जो है यूपी सरकार ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में लोगों को सूचित करने के लिए सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरोग्य मित्र की भी घोषणा की है। ठीक है, तो इसमें से पहले के बारे में हम लोग जानते हैं कि कौशल सतरंग योजना क्या है। तो कौशल सतरंग योजना में 7 घटक होंगे जो युवाओं को अवसर प्रदान करेंगे। ठीक है, यूपी सरकार ने राज्य में युवाओं को विश्व स्तर की प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षित करने 2 लाख युवाओं के रोजगार के लिए आईआईटी का मतलब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, कानपुर, आईआईटी कानपुर और अन्य प्लेसमेंट एजेंसियों के साथ समझौता किया है। ठीक है, अब दूसरा युवा हब योजना जो है, युवा हब योजना को राज्य में बजट में 1200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, और जिसका उद्देश्य है परियोजनाओं की अवधारणा और संचालन में 1 वर्ष के लिए वित्तीय मदद करके हजारों कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करना था। यह राज्य में 30,000 स्टार्टअप स्थापित करने की सुविधा भी प्रदान करेगा। ठीक है, IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ इस योजना का ज्ञान भागीदारी है। ठीक है, तीसरा है मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजना राज्य के युवाओं को 2500 यानी 2500 रुपये की वजीफा प्रदान करेगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 का गठन किया गया, जो कि किस राज्य में किया गया, यानी कहने का मतलब कोरोना वायरस से लड़ने के लिए टीम 11 का गठन किस राज्य में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 का गठन किया है, जिसमें कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कई अंतर्विभागीय समितियां हैं, यानी कि इंटरडिपार्टमेंटल कई अंतर्विभागीय समितियां हैं, जो उन्होंने सीएम की देखरेख में महत्वपूर्ण स्तरों पर काम करने वाले 2 दर्जन से अधिक वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ
कितने 11 अंतर विभागीय समितियों का गठन किया है। प्रत्येक समिति का नेतृत्व राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह करेगा, जबकि मुख्यमंत्री जो हैं वो टीम 11 के प्रमुख होंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री जो हैं वो टीम 11 के प्रमुख होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि बाराबंकी। ठीक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। वे 1996 से 2014 तक लोकसभा सदस्य रहे, जिस दौरान उन्होंने दूरसंचार मंत्री, इस्पात मंत्री के रूप में भी कार्य किया और साथ ही वे अपने कैरियर के दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल बेनी प्रसाद वर्मा का जन्म 11 फरवरी 1941 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सिरौली में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कहने का मतलब ICMR। ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने उत्तर प्रदेश को कोविड-19 नमूनों की पूल टेस्टिंग शुरू करने की अनुमति दी, जिसके साथ ही उत्तर प्रदेश पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, वर्तमान में राज्य में जो है यह देश का पहला राज्य है जिसने पूल टेस्टिंग शुरू की। ठीक है, अब पूल टेस्टिंग क्या है, पूल टेस्टिंग में के बारे में हम जान लेते हैं। तो पूल टेस्टिंग जो है, पूल टेस्टिंग में यदि कोविड-19 टेस्ट के 10 नमूने नकारात्मक आते हैं तो यह एक संकेतक के रूप में काम करेगा, जिससे पता चल जाएगा कि प्रत्येक का टेस्ट नकारात्मक होगा। ठीक है, वहीं दूसरी ओर यदि परीक्षण किए गए नमूने नकारात्मक नहीं आते हैं तब व्यक्तिगत परीक्षण किया जाएगा। पूल टेस्टिंग में नमूनों को मिश्रित करके टेस्ट किया जाता है। ठीक है, पूल परीक्षण से राज्य की प्रशिक्षण क्षमता भी बढ़ेगी और इस योजना के प्रशिक्षण प्रक्रिया को गति प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट, जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा उत्तर प्रदेश यानी कि बी। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने के लिए तकनीकी दिग्गज गूगल, ठीक है, गूगल के साथ हाथ मिलाया। इस किचन में दैनिक आधार पर 12 लाख, कितने 12 लाख फूड पैकेट का उत्पादन होता है। अब जो है उत्तर प्रदेश जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, 75 जिलों में स्थित लगभग 7,368 कम्युनिटी किचन को जियोटैग किया गया। ठीक है, राज्य सरकार ने रसोई स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर राज्य संसाधन जुटाएं। यह पहल एनजीओ, किसके तहत, एनजीओ और धार्मिक संगठनों के माध्यम से की गई थी। इन पहलों के लिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर यानी कि RSAC रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर ने सामुदायिक रसोई के स्थान के बारे में जानने के लिए एप्लीकेशन तैयार किया है और जिसके तहत कम्युनिटी के फीडिंग डेटा के साथ तैयार किया गया। इसके अलावा गूगल अपने एप्लीकेशन में सेंटर्स भी प्रदान करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे आबादी वाला राज्य है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट कि उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट, आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमों को सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है,
उत्तर प्रदेश आभासी अदालतों में सॉफ्टवेयर के जरिए मुकदमे की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, जिसके साथ ही अब इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट और इनकी अन्य अदालतों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमे की सुनवाई की जा सकेगी। ठीक है, इन आभासी अदालतों में बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई अदालती कार्यवाही की जा सकेगी। ये सुविधा जो है पूरी तरीके से सुरक्षित है, इसमें कनेक्टिविटी समस्या नहीं आती और अदालत की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही ये सुविधा तैयार की गई है, जिस पर कोई अतिरिक्त खर्च नहीं किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट 30 जून 2020 तक उत्तर प्रदेश राज्य में लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय कितनी समितियों के साथ बैठक के दौरान लिया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि 11 समितियों के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र 30 जून 2020 तक सभी जगहों पर लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। यह निर्णय राज्य सरकार ने कोविड-19 परिस्थितियों को लेकर राज्य की 11 समितियों के अध्यक्षों के साथ हुई मुख्यमंत्री की बैठक के दौरान लिया गया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को 30 जून 2020 तक किसी भी सार्वजनिक सभा की अनुमति नहीं देने का निर्देश जारी किया और राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक समारोहों के बारे में आगे का निर्णय स्थिति के आधार पर लिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये है लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ का किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यानी कि KGMU। ठीक है, कोविड-19 इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। इसमें एक 58 वर्षीय डॉक्टर, कितने 58 वर्षीय डॉक्टर उत्तर प्रदेश में पहले कोरोना वायरस मरीज थे जिन्हें प्रायोगिक उपचार के रूप में प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी और कॉन्विजेंट प्लाज्मा थेरेपी जो है वो कोविड-19 रोगियों पर की जा रही एक प्रायोगिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब हम कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी के बारे में जानेंगे। कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है? तो कन्वलसेंट प्लाज्मा थेरेपी का उद्देश्य है कोविड-19 से ठीक हुए व्यक्ति के खून से एंटीबॉडी का उपयोग करके वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित मरीजों का इलाज करना। ठीक है, इस थेरेपी का उपयोग जो है वायरस से जल्दी संक्रमित होने वाले लोगों जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता, रोगियों के परिवार और अन्य उच्च जोखिम वाले की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, इस थेरेपी की प्रक्रिया काफ़ी सरल है जो एंटीबॉडी में समृद्ध कोविड-19 मरीजों के रक्त पर आधारित है तथा जिनके रक्त में वायरस से लड़ने की विशिष्ट क्षमता वाले एंटीबॉडी होते हैं। यह एंटीबॉडी जो है कोविड-19 ठीक हो चुके मरीज के शरीर से निकालकर बीमार शरीर में डाल दिया जाता है और मरीज पर एंटीबॉडी का असर होने पर वायरस कमज़ोर होने लगता है, जिसके बाद मरीज के ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट, आयुष कवच कोविड ऐप शुभारंभ किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि यूपी सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी इम्यूनिटी में सहयोग करने के लिए आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया। ठीक है, जो कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में उपयोगी हो सकता है। इस ऐप को आयुष मंत्रालय, किसने? आयुष
मंत्रालय, आयुष मंत्रालय ने विकसित किया है। ठीक है, आयुष कवच कोविड ऐप के बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो आयुष कवच कोविड ऐप जो है वो प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए उपयोगी सुझाएगी या उपयोगी बनेगी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को यह बताया जाएगा कि किस प्रकार हमारी रसोई में मौजूद वस्तुएं जैसे कि दालचीनी हो गया, तुलसी हो गया और लौंग हो गया आदि सामग्रियों का उपयोग जो है महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा इससे उपयोगकर्ताओं को विशेषज्ञ से सलाह लेने का अवसर भी मिलेगा। ठीक है, यूपी सरकार यानी कि मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों से प्रवासियों को जोड़ने के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को प्रवासियों के स्वास्थ्य पर नज़र रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से मिलकर विकसित किया गया। इसके अलावा यह ऐप उन्हें सरकारी योजनाओं से भी जोड़ेगी और उनके कौशल के अनुसार नौकरी सर्च करने में मदद के लिए उनका डेटा एकत्र करेगी। ठीक है, इस ऐप के बारे में बताते हैं। तो इस ऐप जो है ये सरकार इस ऐप की मदद से कोविड-19 स्क्रीनिंग की स्थिति, बैंक खाता संख्या, शैक्षिक योग्यता और आश्रित घरों में रखे गए प्रवासी मजदूरों की संख्या एवं अपने घर पहुंच चुके प्रवासी के साथ अन्य विवरणों के बारे में जानकारी मिल सकेगी। इसके अलावा यह ऐप उनके कल्याण के लिए योजनाएं तैयार करने में भी मदद करेगी। ठीक है, यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, नेक्स्ट, यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की। ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी, ठीक है, SIDBI, सिडबी का फुल फॉर्म क्या होगा? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे? इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, जिसमें फंड जो है सिडबी द्वारा प्रतिबंधित किया जाएगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया। इस फंड का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना। ठीक है, अब हम ये जो यूपी स्टार्टअप फंड है इसके बारे में जान लेते हैं। यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यूपी सूचना प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप नीति 2017 के तहत की गई है। यह फंड ऑफ फंड्स के रूप में की गई है। यह फंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी द्वारा स्वीकृत वैकल्पिक निवेश निधि का हिस्सा होगा, जिसमें सीधे स्टार्टअप में निवेश नहीं किया जाएगा। फंड को 12 साल की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा और जिसे सिडबी द्वारा फंड मैनेजर के तौर पर कार्य करके पेशेवर के रूप में प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए यानी कि बाल श्रमिक विद्या योजना। ठीक है,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की। इस योजना जो कहने का मतलब यह योजना जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर शुरू किए गए। ठीक है, अब इस योजना यानी कि जो है बाल श्रमिक विद्या योजना है, इसके तहत लाभ कैसे मिलेगा तो इसके बारे में हम लोग डिटेल समझें कि इस योजना के तहत सरकार चयनित लड़कों एवं लड़कियों को क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये की मासिक 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि दी जाएगी। और तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य में 57 जिलों के कुल 2,000 बच्चे बाल श्रम विद्या योजना के पहले चरण से लाभान्वित होंगे। और चौथा पॉइंट है कि इसके अलावा इन बच्चों के परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश भारत में मनरेगा के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया। ठीक है, अब ये जो MG नरेगा है इसका फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, MG नरेगा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार MG नरेगा में राज्य की 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 कितने 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत दिए गए कुल कार्य का कितना % है 18%। ठीक है, 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव दिन का रोजगार मुहैया कराएगा और 10 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का भी लक्ष्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि लखनऊ। ठीक है, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी कि NYF। ठीक है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जनवरी कितने से 12 से 16 जनवरी को इंदिरा प्रतिष्ठान लखनऊ में होने वाला या लखनऊ में किया गया। इस महोत्सव का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और युवा मामलों और खेल मंत्री श्री किरेन रिजिजू द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। ठीक है, NYF 2020 का आयोजन उत्तर प्रदेश के युवा मामले और खेल मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है NYF का उद्देश्य मतलब कि कहने का मतलब राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्देश्य देश के युवाओं को एक साथ लाने के लिए एक मंच प्रदान करना और विभिन्न गतिविधियों में भारतीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना। ठीक है, और ये जो है युवा महोत्सव 2020 यानी कि 2020 का थीम क्या है, फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, ये जो है राष्ट्रीय युवा महोत्सव यानी 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय है फिट यूथ फिट इंडिया। ठीक है, यह विषय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के लिए फिट इंडिया और एक श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। ठीक है, आयोजन का उद्देश्य है युवाओं के ज्ञान और विचारों का बढ़ावा देना। ठीक है, अब NYF 2020
जो है इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि सरकार 1995 से, कब से, 1995 से राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कर रही है। यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहां युवा औपचारिक और अनौपचारिक सेटिंग्स में बातचीत करेंगे और अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक विशिष्टता का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, यह एक मेगा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप है। युवाओं को एक नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए अपने रोज़मर्रा के जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेल को विकसित करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। और इसमें जो है इस कार्यक्रम में लोक नृत्य, हिंदुस्तानी गायक एकल, कर्नाटक गायक एकल और एलोक्यूशन, हारमोनियम, लाइट, तबला, मृदंगम, वन एक्ट प्ले, बीड़ा, बांसुरी, नृत्य मणिपुरी, सितार, गिटार, ओडिसी, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम जैसे विभिन्न प्रतियोगी कार्यक्रम होंगे। यंग आर्टिस्ट कैंप, एडवेंचर कैंप, सुविचार, यूथ कन्वेंशन, युवा कृति, फूड फेस्टिवल जैसे कथक और गैर प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम है। ठीक है, इसमें प्रतिभागियों की बात करें तो NYF, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 में देश के प्रत्येक राज्य से NYKS और NSS और स्थानीय युवाओं के स्वयंसेवकों सहित लगभग 6000 प्रतिभागी, कितने, 6000 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने घरों में आवारा पशुओं को रखने के इच्छुक किसानों को प्रति माह 900 रुपये प्रदान करने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों पर घूमने वाले गायों की संख्या में कमी लाने के लिए अनोखी मुहिम शुरू की। सरकार की इस मुहिम से गायों के खुले घूमने से फसलों को होने वाले नुकसान में कमी आएगी और साथ ही लोगों को आमदनी भी होगी। ठीक है, और CM योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़कों और गांवों में खुली हुई घूमने वाली गायों को संरक्षण देने के लिए पिछले दिनों बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना भी शुरू की थी। ठीक है, और ये जो 900 रुपये प्रति माह प्रदान करने वाला फैसला जो ये योजना है, इसके तहत 109 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। कितने करोड़ रुपए का? 109 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया और हर महीने खाते में 900 रुपये प्रदान किए गए और पशु कल्याण के लिए जो है 600 करोड़ रुपए की योजना शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट, 2020 में कितने भारतीय हवाई अड्डों को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 4। तो ये 4 कौन कौन से हैं, इसका नाम हम बता दें, ध्यान से सुनिएगा। ये 4 होंगे। पहला होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ध्यान से सुनिए। पहला होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि कोलकाता में है। और दूसरा है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, भुवनेश्वर में है। और तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में है। और चौथा है त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, फिर से एक बार, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दूसरा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसमें से एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ ले सकता है कि उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने कार्बन उत्सर्जन में कमी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी? तो इसका सही उत्तर की होगा तीसरा, जो है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि वाराणसी में है। ठीक है, इस पे
फोकस करिएगा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। ठीक है। नेक्स्ट, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, यानी कि वाराणसी में। ठीक है। वाराणसी में 10 एकड़ में, कितने में? 10 एकड़ में 39.75 करोड़, 10 एकड़ में 39.75 करोड़ की लागत से पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति बनाया गया है। ठीक है। इसमें पंडित दीनदयाल की 63 फीट, कितनी? 63 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है और यह मूर्ति जो है 200 से अधिक शिल्पकारों ने मिलकर बनाई है। इस स्मारक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन और समय से संबंधित जानकारियां भी है। ठीक है। और मोदी स्मृति उपवन और मूर्ति का लोकार्पण करेंगे, यानी कि नरेंद्र मोदी जो है इस मूर्ति का लोकार्पण किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का पहला आदर्श खेल ग्राम कौन सा होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा आपका बहादुरपुर और खेड़ी वीरान, यानी कि ए। ठीक है। 16 जनवरी 2020 को उत्तर प्रदेश के बहादुरपुर और खेड़ी वीरान नामक 2 गांवों ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी गाजियाबाद यूपी के आदर्श ग्राम कार्यक्रम के तहत गैर सरकारी संगठन स्पोर्ट ए वे ऑफ लाइफ के साथ मिलकर खेल संस्कृति को विकास करने और देश में खेल साक्षरता को बढ़ाने के लिए भारत का पहला मॉडल स्पोर्ट विलेज बनने की तैयारी कर ली। यानी कहने का मतलब भारत का पहला आदर्श खेल ग्राम बहादुरपुर और खेड़ी वीरान हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में जानवरों का पहला युद्ध स्मारक बनाया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि मेरठ। ठीक है। सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के जो मेरठ में जानवरों के लिए एक युद्ध स्मारक स्थापित किया जाएगा, जिसमें मेरठ में रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर, यानी कि RVC, ठीक है, रिमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर और कॉलेजों में स्मारक को स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि RVC क्या है, तो RVC के बारे में भी बता देते हैं आप लोगों को। RVC वह जगह है या वह स्थान है जहां सेना नस्ल, भालू और कुत्तों, खच्चरों और घोड़ों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है। अब हम स्मारक की बात करें तो स्मारक में एक नायिका होंगी जिसमें 2016 में कश्मीर में आतंकवादी विरोधी अभियान में अपनी जान गंवा दी थी, और इसमें कुछ अन्य लोग शामिल होंगे जिन्होंने 1919 में, कब? 1999 में पाकिस्तान के साथ लड़े गए कारगिल युद्ध में खुद को श्रेय दिया था। ठीक है। प्रस्ताव को अभी रक्षा मंत्री ने मंजूरी की है। ठीक है। यह भारत का पहला युद्ध स्मारक होगा। ठीक है। स्मारक का उद्देश्य है युद्ध के मैदान पर जानवरों के वीर कृत्यों, कर्तव्य के प्रति समर्पण और सैनिकों के साथ सैन्य सेवा में उत्कृष्ट योगदान को पहचानना, और स्मारक को दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के समान स्थापित करने की योजना बनाई गई है। ठीक है। और ये जो बनाई गई है, लेकिन छोटे स्तर पर। ठीक है। और स्मारक पर ग्रेनाइट ब्लॉक पर 350, कितने? 350 से अधिक हैंडलर होंगे और 300 कुत्ते और कुछ घोड़े और खच्चरों के नाम और सेवा नंबर अंकित किए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू किया गया। इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है। महिला सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में कई नए प्रयोग किए जा रहे हैं, यानी कहने का मतलब है दामिनी हेल्पलाइन नंबर जो है वो है 8114277777। ठीक है। ये दामिनी हेल्पलाइन नंबर है। यह एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर है जिसमें महिलाएं यूपी परिवहन निगम की बसों में सफ़र के दौरान एक तो सुरक्षा के मद्देनज़र शिकायत कर सकती हैं और दूसरा सुझाव भी दे सकती हैं। फिलहाल UPSRTC ने इसे ट्रायल के रूप में लॉन्च किया
जो कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक, कितने, सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए शुरू किया गया। वहीं इस नंबर के रिस्पांस को देखते हुए इसको 24 घंटे के लिए कर दिया गया। ठीक है, ये जो है 15 जनवरी तक, यानी कि 15 जनवरी तक में ये कार्य पूरा किया गया। यानी कहने का मतलब 15 जनवरी तक सभी बस स्टैंड, बस डिपो और बस के अंदर नंबर प्लेट मिलेंगे। ये हेल्पलाइन नंबर केंद्र सरकार की निर्भया योजना के तहत बनाई गई है। किस योजना के तहत? निर्भया योजना, निर्भया योजना के तहत बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि गोरखपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां के नाम पर प्राणी उद्यान यानी कि चिड़ियाघर बनाया गया। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने प्राणी उद्यान की तृतीय पुनरीक्षित लागत, जो कि है 234.36 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। इस चिड़ियाघर में 58 से ज़्यादा, कितने, 58, यानी कि 58 से ज़्यादा प्रजाति के 387 वन्य जीव जंतु रखे जाएंगे। यहाँ आने वाले पर्यटकों को सांपों का संसार देखने को मिलेगा। क्या? सांपों का संसार देखने को मिलेगा। ठीक है, चिड़ियाघर के निर्माण का कार्य यूपी राज्य के निर्माण निगम की तरफ से किया जा रहा है। ठीक है, गोरखपुर के चिड़ियाघर जो है 121.34 एकड़, ठीक है, क्षेत्रफल में बन रहा है, यानी कि बन गया, जो जहां सांपों का संसार देखने को मिलेगा। देश में पाए जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के सांपों के अलावा दक्षिण अफ्रीकी समेत कुछ अन्य देशों से भी कुछ सांपों को मंगाने की तैयारी की गई, जिसमें दक्षिण अफ्रीका से इसे मंगाने के लिए विभागीय तैयारी शुरू कर दी गई। ठीक है, और 58 से ज़्यादा प्रजातियों के 387 वन्य जीव जंतु रखे जाएंगे। इनमें विभिन्न प्रकार के पक्षियों के अलावा बब्बर शेर यानी कि शेर हो गया, बाघ हो गया, तेंदुआ हो गया, गैंडा हो गया, जेब्रा, दरियाई घोड़ा और लकड़बग्गा भेड़िया, 2 प्रजातियों के भालू और 3 प्रजाति के बंदर, 6 प्रजातियों के हिरण के अलावा घड़ियाल और मगरमच्छ भी रखे जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा तितली पार्क होगा, मछलियों के एक्वेरियम आदि भी रखे जाएंगे। इन सभी के आकर्षण का केंद्र होगा, ठीक है, स्नेक हाउस यानी कि सांपों का घर। इसमें देश के विभिन्न प्रजातियों के सांपों के अलावा विदेश से भी सांप मंगाने की तैयारी की गई। इसमें होंगे वाइपर होंगे, पिट वाइपर होगा और किंग कोबरा होगा, करैत होगा, धामिन होगा, अजगर आदि शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना? इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रत्येक जिले के अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें वेंटिलेटर बेड की व्यवस्था न हो। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और टोटल जिलों की संख्या है 75 और मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, किस राज्य ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो है, यानी कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है केंद्र सरकार द्वारा 26 मार्च 2020, कब? 26 मार्च 2020 को 21 दिन के लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए गरीब जनता को कोई समस्या न आए, इसके लिए आरंभ किया गया था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विभिन्न प्रकार की योजनाओं को प्रधानमंत्री जल कल्याण योजना के अंतर्गत आरंभ किया। योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1.70 करोड़ की धनराशि आवंटित की है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का लाभ 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और ये बात है जो अप्रैल 2020 में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न वितरण का रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, कब? अप्रैल 2020। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 26 अप्रैल को 3 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 1.5 लाख मीट्रिक टन चावल का मुफ्त वितरण किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि कुशीनगर हवाई अड्डा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया। ठीक है, हवाई अड्डे की अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने से घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन और क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सुलभ स्थान होगा। ठीक है, यहाँ 3 किलोमीटर लंबा रनवे स्ट्रिप पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, जिसके बाद अब यहाँ एक विशाल एयरबस विमान भी हवाई अड्डे पर उतर सकता है। ठीक है, कुशीनगर उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और यह प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य हाल ही में अन्य राज्यों से लौटे राज्य के प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराना है। यह योजना उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में शुरू की गई है, जिसमें लगभग 25,000 से अधिक प्रवासी कामगार हैं। ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश सरकार की रोजगार पैदा करने की एक अनूठी पहल है, ताकि स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके और औद्योगिक संगठनों और अन्य संगठनों के साथ साझेदारी करने और प्रवासी को रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। ठीक है, इस लॉन्च कार्यक्रम में महामारी के मद्देनज़र सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का बनाए रखना और कॉमन सर्विस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के गांवों में भी हिस्सा लिया। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। ठीक है, अब वह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगी और उन्हें अतिरिक्त प्रभार मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल लालजी टंडन, ठीक है, का लखनऊ में इलाज चलने के कारण सौंपा गया है। ठीक है, और बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।